नमस्कार दोस्तों, मोहित स्टडी आई के सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम मैथ पेडागोजी से संबंधित जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। आज का प्रैक्टिस पेपर जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पेपर को जो है बहुत कम समय बचा है, इसलिए जितना कुछ भी सिलेबस में दिया गया है उन सभी सिलेबस के टॉपिक्स को तैयार करते हुए चलिए। सीटेट हो, सीडीपी का पोर्शन हो, चाहे हिंदी पेडागोजी हो या ईवीएस में हो, है ना, ये सारा जो है चीज़ें आपको कंप्लीट रूप में तैयार करना होगा। मैं आपको डेली जो है पेपर मटेरियल प्रोवाइड करता हूँ, प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करता हूँ और मैं उन्हीं क्वेश्चंस पे ज़्यादा हाईलाइट करता हूँ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, आपके एग्जाम के ध्यान में रख करके ये पेपर बनाएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, 100 लाइक का टारगेट है, और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन एक बहुत सा कॉमन सा क्वेश्चन है जो कि सभी लोग कर लेंगे। देखिए, 57 रुपए और 75 पैसे का जो है पैसों में मूल्य बताना है। तो 1 रुपए में हमको पता है कि 100 पैसे होते हैं, इतना तो पता है। 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो 57 रुपए में तो 57 इंटू 100 कर देंगे तो 5700 पैसे हो जाएंगे। प्लस और 75 पैसे और भी दिए गए हैं, तो यहाँ पे आंसर हो गया ऑप्शन डी। जोड़ लेंगे तो आंसर निकल जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। 138 के संपूरक का कोटि पूरक क्या है? तो देखिए, 138 के संपूरक, जब आपसे संपूरक पूछेगा तब आपको कुछ नहीं करना है, 180 में वो संख्या घटा देनी है, 138, तो आपको निकल के आएगा 42। तो ये संपूरक कोड हो गया, 42 जो हो गया यहां पे संपूरक हो गया। और संपूरक का कोटि पूरक पूछ रहा है, इस संख्या का कोटि पूरक क्या होगा? तो इस संख्या का कोटि पूरक जब निकालना होगा तब हम 90 डिग्री से उस संख्या को घटा देंगे। बात समझ गए? तो जब हम 90 से हटाते हैं तो यहां पे 48 आंसर आ जाएगा। देखते हैं, आंसर हो गया ऑप्शन बी। बात समझ गए? नोट कर लेना, एग्जाम में जो है पूछा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भिन्नों की संकल्पना से परिचित कराने के लिए एक अध्यापक प्रारंभ कर सकता है। तो देखिए, एक अध्यापक जो प्रारंभ कर सकता है वो है, यहाँ पे जो कि सही आंसर होगा वो है उसके आसपास की वस्तुओं के भिन्नात्मक भागों की पहचान कराकर। जैसे एक केक का जो है एक हिस्सा काट करके बताना कि इसके कितने हिस्से हुए, तो ये हो गया 1 2 3, 4 पीसेस, 4, है ना। इस तरीके से जो है उसको हम भिन्नात्मक जो है रूप में हम बता सकते हैं। ठीक है, संख्या 64 का रोमन मान कितना होगा? अब देखिए, संख्या जो रोमन वैल्यू वाला है क्वेश्चन, ये बहुत सिंपल होता है, लेकिन बहुत सारे बच्चे इसको क्वेश्चन का आंसर नहीं पता होता है कि कैसे करते हैं। तो कुछ भी नहीं है, बात ध्यान रखिएगा। पहली बात तो 1 से 10 तक को तो सबको पता होगा कि 1 को हम फर्स्ट लिखते हैं, और 2 को जो है 2 डंडी खींच देते हैं, 3 में 3 डंडियां खींच देते हैं, 4 को जो है पहले तो 5 होगा, उसके आगे 1 हो गया, मतलब एक संख्या 5 में से घटा देते हैं 1। तो इस तरीके से जब संख्या घटानी होती है तो उस जैसे 1 घटाना होगा तो उसके पहले वाली संख्या लिख देते हैं। ठीक है, और 5 को हम v लिखते हैं, 6 को उसके आगे v के आगे 1 जोड़ देंगे, फिर v के आगे 2 जोड़ देंगे, तो ये हो गया 7 हो गया, फिर ये हो गया 8 हो गया, फिर 9 और 10 की वैल्यू होती है x, और 9 की वैल्यू होती है x, मतलब ये 10 और 10 माइनस 1, तो ये हो गया 9। ऐसा समझ गए यहां तक? अब आ जाते हैं 50 जो संख्या होती है, 50 इसकी वैल्यू होती है l, याद रखिएगा l। तो अब कुछ नहीं करना है आपको, संख्या 64 दिया गया है, उसको ब्रेक करिए 50 में, फिर 10 में, 60 हो गया, फिर 4 हो गया। 50 की वैल्यू जो है l है, 10 की वैल्यू है x है, और 4 की वैल्यू है iv। ठीक है, तो यहां पे इसी को देख लीजिए, lx iv, lc नहीं है, lx iv, आंसर हो गया ऑप्शन बी। ठीक है, देखिए ध्यान से इन क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए। आज जैसे मान लीजिए 99 की वैल्यू आपसे पूछ ले, तब क्या करोगे? तो 100 की जो वैल्यू होती है, 100 की वैल्यू होती है c, 50 की वैल्यू होती है l, 100 की वैल्यू होती है c, और c में 1 घटाएंगे तभी तो जो है 99 माइनस 1 होगा,
और मैंने कहा था ना जब घटाने की वैल्यू आएगी तब पहले लिखते, तो IC इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए। एनसीएफ जो है राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से विषय प्राथमिक विद्यालय में गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है? इसका देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सही आंसर लगाना है। तो गणित पाठ्यक्रम का जो भाग नहीं है वो है, आंसर है अनुपात। बाकी जो है टाइलिंग, सममिति और प्रतिरूप है, अनुपात इसका भाग नहीं है। यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य 4:5 के अनुपात में है तो उसका लाभ जो है प्रतिशत कितना होगा? ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए आपसे पूछ रहा है कॉस्ट प्राइस दिया गया है 4 और सेलिंग प्राइस दिया गया है 5, और इन दोनों के बीच का जो रेशियो, जो गैप है वो 1 का है, मतलब 1 रुपए का यहां पे लाभ दर्शा रहा है। बात यहां पे समझ गए, बिल्कुल सरल तरीके से कह रहा हूं। उसके बाद हमें पता है कि जब हम किसी का लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत निकालते हैं तो उसको हम कॉस्ट प्राइस से जो है निकालते हैं। तो बटे 4 इंटू 100, यहां पे 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, निकल गया है 25%। ऑप्शन यहां पे बी होगा। ध्यान रखिएगा जब भी इस तरीके का क्वेश्चन हो तो अनुपात को लिखिए और इन दोनों के बीच के डिफरेंस, भाई 4 रुपए में खरीदा और 5 रुपए में बेच दिया, मतलब आपको 1 रुपए का लाभ हुआ, और हमें परसेंटेज में लाभ तय करना है तो हमें 1/4, क्योंकि हमें जो है लाभ निकालते हैं, हानि निकालते हैं कॉस्ट प्राइस में, तो 1/4 इंटू 100। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे संरचनात्मक रचनावादी गणितीय कक्षा कक्ष का लक्षण नहीं माना जाता? आंसर देखिए 8वें का। एक तो संरचनात्मक या रचनावादी गणितीय कक्षा कक्ष में यह होता है कि संवादों की भूमिका पर उचित ध्यान दिया जाता है, भाषा के जो गणित की भाषा है उस पर ध्यान दिया जाता है। अध्यापक स्वीकार करता है कि दी गई अनन्य क्रिया, जो कि क्रियाएं विभिन्न विद्यार्थियों के लिए अलग अलग प्रकार से समझ सकते हैं। प्राथमिक स्तर पर आकलन के लिए विषय परक प्रकार की परीक्षा का उपयोग किया जाता है। गणित और दूसरे पाठ्येतर क्षेत्रों के बीच संबंधों को उजागर किया जाता है। तो आंसर यहां पे जो सही नहीं होगा वो है ऑप्शन सी। कक्षा 2 के छात्रों को 44 लिखने के लिए कहा जाता है। देखिए जिस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं ये सीटेट का पूछा हुआ क्वेश्चन। अब 2 का छात्र है, 44 लिखने के लिए कहा गया, तो कुछ ने इसे 404 लिखा। अध्यापक के रूप में आप इसे कैसे संबोधित करेंगे? तो मतलब बच्चा जो है कॉन्सेप्ट को नहीं समझ रहा है, तो उसको पहले आप बताओगे कि बेटा आपके पास जो है 20 जो है टॉफी है या चॉकलेट है या अमरूद है या सेब है, एप्पल है, कुछ भी है, आपको 20, फिर आपको 10 और दे दी गई तो आपको कितने हुए? तो बोलेगा बच्चा जो है धीरे टाइम ले करके जो है काउंट करके, है ना, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट के साथ, तो वो बोलेगा 30, अंत में रिजल्ट पे पहुंचेगा 30। फिर उसको बोलोगे कि 10 और आपको मिला तो कितने हुए? 40। फिर फिर आपसे बोलोगे 4 और दे दिया तो कितना बचा? 4। इस तरीके से उसको समझाने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे मूर्त पदार्थ से विनिमय जो है नियम समझाएंगे। आंसर हो गया ऑप्शन बी। निम्नलिखित शाब्दिक समस्या के प्रकार को पहचानना है। मेरे पास 6 पेंसिल है और मनीष के पास मेरे से 2 अधिक हैं, तो मनीष के पास कितनी पेंसिल है? तो मेरे से 2 अधिक है, मतलब यहां पे तुलनात्मक जमा। आंसर हो गया ऑप्शन ए सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या गणितीय तर्कणा का सूचक है? तो परिभाषा देने की क्षमता ना, परिकलन में निपुणता नहीं, सूत्रों को स्मरण याद करने की क्षमता नहीं। तो आंसर हो गया तर्क संगतता, जो है मतलब गणितीय प्रक्रिया की तर्क जो है संगत के साथ जो है उत्तर देने की क्षमता। आंसर हो गया ऑप्शन बी। मैं 1-2 अंकों की संख्या हूं, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सीटेट का पूछा गया क्वेश्चन है। अब दहाई के स्थान पर अंक और इकाई के स्थान पर अंक क्रमिक अभाज्य संख्याएं हैं, मतलब जो संख्या दी गई है दोनों संख्याएं अभाज्य होगी, मतलब वो संख्या स्वयं से ही जो है डिवाइड होगी। उनके अंकों का योग जो है 3 और 4 का गुणज होगा, मतलब 3 और 4 से भाज्य भी होगा और गुणज भी होगा। तो अगर यहां पे देखा जाए तो 5 + 7 कितना होता है? तो 7 3 10 तो 12,
तो इसका वैल्यू है 12, इसकी वैल्यू है 5, इसकी वैल्यू है 8 और इसकी वैल्यू है 4। अब आप देखिए 4 क्या 3 से डिवाइड हो सकता है? नहीं। 8 क्या 3 से डिवाइड हो सकता है? नहीं। 5 क्या 3 और 4 से डिवाइड हो सकता है? नहीं। 12 क्या हो सकता है? 3 और 4 से हो सकता है। 3 चौक 12, 4 3 12। आंसर हो गया ऑप्शन ए। ऑप्शन से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, इसलिए देखिए ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस जब पेपर लगाओगे ना, तो ये सारे क्वेश्चंस आपको धीरे धीरे मिलते जाएंगे, तो आपके दिमाग में रहेगा कि ऐसा क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया। जब भी कोई ऐसा यूनिक क्वेश्चन आएगा भी एग्जाम में, तो आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, समावेशित जो है विद्यालय में आप अपनी कक्षा के दृष्टिबाधित बच्चों की आवश्यकताओं को कैसे पूरा करेंगे? समावेशी विद्यालय है और वहां पे दृष्टिबाधित बच्चा पढ़ रहा है, तो उसकी आवश्यकताओं को कैसे पूरा करेंगे एज अ टीचर? तो उन्हें विशेष टीचर के पास भेज देंगे? नहीं। उन्हें अभ्यास के लिए अतिरिक्त समय देंगे क्योंकि दृष्टिबाधित है? नहीं। उच्च उपलब्धि वाले बच्चों के साथ बैठा देंगे, मतलब जिनका आईक्यू अच्छा है, तो वो तो और जो है गड़बड़ हो जाएगा। अधिगम की जो है वैकल्पिक जो है शैलियों का प्रयोग करेंगे, वैकल्पिक प्रणालियों का प्रयोग करेंगे, वैकल्पिक साधनों का प्रयोग करेंगे, उसको जो है सही से जो है जो जो भी आप टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसको समझाने के लिए। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे डी प्रयोग होगा। निम्नलिखित में से कौन सा जो है गणितीय प्रक्रम नहीं है? तो कंठस्थ करना, पक्षांतरण, आकलन करना, मान सदर्शन। आंसर हो गया कंठस्थ, तो तुरंत हटा देंगे आप, तो आंसर हो गया ए जो है यहाँ पे सही आंसर नहीं होगा। कंठस्थ करना, रटना, नियमों को याद करना, तथ्यों को रटना, ये सब चीजें यहाँ पे गणितीय प्रक्रम नहीं आए। आंसर हो गया ए। अशिक्षित दुकानदार द्वारा उपयोग किए जाने वाले जो है गणित क्या है? तो अशिक्षित दुकानदार द्वारा उपयोग किए जाने वाला जो गणित है, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। गणित की संबंधित जो है समस्याओं को हल करने में वैकल्पिक रणनीति के रूप में कक्षाओं में टीचर के द्वारा चर्चा की जानी चाहिए। ठीक है, निम्नलिखित में से कक्षा में हो रहा कौन सा कार्य एक गतिविधि है? अब कक्षा में हो रहा कौन सा कार्य गतिविधि है? तो बच्चों के द्वारा कविता के रूप में गिनती का वाचन, या फिर बोर्ड में नकल करना, या फिर बच्चों का अन्वेषण में लगना, या फिर शिक्षक समझाते हैं कि प्रश्न कैसे हल करते हैं। तो यहाँ पे गतिविधि है वो है अन्वेषण में लगना। आंसर हो गया ऑप्शन सी। किसी की नकल करना कि आप कैसे, तो वो गतिविधियों में आएगा। आंसर हो गया ऑप्शन सी। पाइथागोरस प्रमेय को सिखाने के लिए एक टीचर ने एक शीट वितरित की है जिस पर समकोण वाले 4 त्रिभुजों को खींचा गया था और बच्चे को त्रिभुज की भुजाओं के बीच संबंध खोजने के लिए कहा जाता है। उपयुक्त परिस्थिति में टीचर ने प्रयोग किया है किस चीज का? तो देखिए एक शीट वितरित की जिस पर जो है 4 त्रिभुज को खींचा गया है और त्रिभुज की भुजाओं के बीच संबंध खोजने के लिए कहा गया है। तो इसको आगमन विधि कहेंगे। ठीक है, आंसर हो गया ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से गणित में उपलब्धि कम होने का कारण क्या हो सकता है? तो गणित में उपलब्धि कम होने का कारण हो सकता है कि वो लड़का है या लड़की, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। गणित का स्वरूप से भी कोई खास जो है फर्क नहीं पड़ता। व्यक्ति का स्वाभाविक क्षमता कि उसकी क्षमता क्या है, वो सीखने योग्य है कि नहीं। सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, भाई बचपन से ही उसका गणितीय जो है चीज़ों से लगाव नहीं रहा क्योंकि उसे दूर रखा गया है ना। आपका परवरिश किस परिवार में हुआ है, इस बात पर भी टिका रहता है चीज़ें, है ना। तो सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि जो है चीज़ें जो है बहुत हद तक जो है इस पर कार्य करती हैं। प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को गणित पढ़ाने के लिए बनाई जाने वाली पाठ योजना का निम्न में से कौन सा अति महत्वपूर्ण पहलू है? इसका सही आंसर देखिए सी आंसर सही होगा। विद्यार्थियों को अवसर देना कि वह संकल्पनाओं की संरचना करें। आंसर हो गया सी। एक दुकानदार किसी वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है। यदि वस्तु का कॉस्ट जो है प्राइस जो है 280 रुपए, तो उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा? इस तरीके का अगर क्वेश्चन आ जाए तो बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक जो बता रहा हूं उसी तरीके से आपको करना है। बोल रहा है कि 25% लाभ पर बेचता है। लाभ मतलब 100 रुपए के ऊपर आपको 100, आपकी कोई कीमत हो मान लीजिए
कि यार वो 25% मान लीजिए 100 रुपए कीमत थी तो आपको लाभ पर बेच रहा है, तो इसका मतलब है कि वो 125 रुपए हो गया। हम हमेशा 100 से ही कैलकुलेट करेंगे उसको। तो 125/100, 25 चौको 100, 25 पंचे 125। अब देखिए यहां पे लाभ है तो इसका मतलब है कि कॉस्ट प्राइस 4 रुपए होगी और सेलिंग प्राइस जो है, लाभ पर बेचता है ना, तभी तो जो है तब कॉस्ट प्राइस उसकी कम होगी लाभ से। इसका मतलब है कि हमने मान लिया कि यहाँ पे 4 रुपए उसकी कॉस्ट प्राइस है और सेलिंग प्राइस 5 रुपए, तभी तो लाभ हो रहा है। इन दोनों के बीच में कितने का लाभ हो रहा है? 1 रुपए का लाभ हो रहा है। अब बोल रहा है कि कॉस्ट प्राइस का मूल्य 280 रुपए है और यहां पे देख रहे हो कि 4 रुपए जो कॉस्ट प्राइस हमारा निकल के आया था वो 4 था और 280। अगर हमें 280 करना है तो इसमें कितने का गुणा करेंगे? 7 चौक 28, 70 का गुणा कर देंगे, तभी ये 280 के बराबर हो जाएगा। तो जब हम 70 का गुणा कॉस्ट प्राइस में करेंगे तो 70 का गुणा सेलिंग प्राइस में भी कर देंगे, तो 5 इंटू 70 कर देंगे, 7 पना 35, 350, आंसर हो गया ये। बात यहां पे समझ गए? बिल्कुल सिंपल है, बहुत फटाक तेजी से आपने कर लिया होगा इस क्वेश्चन को। अब इसको देख लेते हैं, सेम क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट पे। 20% लाभ पर बेचता है मतलब 120। अगर हानि बोल देता कि 20% हानि पर बेचता है तब क्या करते? तो आप 80 लिख देते। ठीक है, यहां पे बात समझ गए? तो 120/100 यहां पे लिख दिया हमने। ठीक, अब 120 है तो यहां पे 0 0 काट दिया, 2 छाक 12, 2 पंचे 10। तो यहां पे लाभ पर बेच रहा है मतलब कॉस्ट प्राइस यही होगा, सेलिंग प्राइस ये होगा। सेम चीज, वही चीज कर रहा हूं मैं, और कुछ तो नहीं कर रहा हूं। क्रय मूल्य 200 दिया है, अगर यहां विक्रय मूल्य होता तो आप विक्रय मूल्य से कंपेयर करते। 5 यहां 200 है, हमें 200 बनाने के लिए यहां पे कितना होगा? 4 नहीं, यहां पे 200 बनाने 40। ठीक है, 5 चौके 20 यहां पे हो गया, तो 6 चौको 24, 240। इसी प्रकार से 6 को हम जो है अगर हम 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसा जितना हम मल्टीप्लाई किया उतना ही वहां पे भी करेंगे। ठीक, तो 6 चौको 24, 240, आंसर हो गया डी, 21 का डी। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। जितने पेपर अब तक मैंने कराए होंगे, लास्ट जो है 10 पेपरों की बात कर रहा हूं, उन सभी पेपरों में मैंने मैक्सिमम जो है मैथ के कॉन्सेप्ट्स कराए हैं और मैक्सिमम मैथ के जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं उन्हीं क्वेश्चंस पे मैंने फोकस किया है। वैसे एसएससी का पेपर नहीं देना है आपको कि एसएससी के लेवल के क्वेश्चन आते हैं। यहाँ का एक पैटर्न है, कई सालों में तो ऐसा होता है कि अगर आपने प्रीवियस ईयर के पेपर लगा लिए तो आप पास हो जाएंगे, ये मेरा बिल्कुल गारंटी है ना। थोड़ा सा चेतना भी दिमाग में जरूरी है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल पूरा प्रीवियस ईयर के साथ और नए क्वेश्चंस में मिला करके अगर आप करोगे ना बहुत आसानी से पास हो जाओगे, लेकिन आपको पेपर लगाना हो। तो अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगा लेते हो और जो है मेरे पेपर भी लगा रहे हो तो आपका पेपर निकल जाएगा, ये गारंटी है। और इनफैक्ट जो है मैथ के तो क्वेश्चन में आपको जो मैथ का डर रहता है वो भी खत्म हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन में देख लेते हैं, 25 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस जो है 20 वस्तुओं के विक्रय। अब देखिए 25 का कॉस्ट प्राइस बोल रहा है 20 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो जब भी ऐसा हो कि कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस के बराबर हो तो कुछ नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ले लेना है। जिस चीज को आप कॉस्ट प्राइस लेके चल रहे हो वो आप सेलिंग प्राइस हो गई, और जिस चीज को आप सेलिंग प्राइस लेके चल रहे हो वो कॉस्ट प्राइस हो गई। बात यहां पे समझ गए? तो यहां पे क्या होगा, अब यहां पे कॉस्ट प्राइस हो गया 20 और सेलिंग प्राइस हो गया आपका 25। तो इससे यह पता चल गया कि 20 का खरीदा हुआ 25 में बेचा गया, इसका मतलब है कि लाभ होगा। तो यहां पे लाभ और हानि का प्रतिशत में से पता ये तो चल गया कि लाभ होगा। एक तो पहली बात, तो कई बार होता है कि ऑप्शन में केवल यहां पे लिखा होगा हानि 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 और एक में जगह लिखा होगा लाभ, तो आप तुरंत पता चल जाएगा कि आपको लाभ हो रहा था, आंसर लाभ वाले में लगा दो, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब यहां पे क्या हो रहा है कि यहां पे इन दोनों के बीच में कितने का लाभ हो रहा है? तो यहां पे 5 रुपए का लाभ हो रहा है, और हम लाभ निकालते किसमें? कॉस्ट प्राइस में ही निकालेंगे। तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया यहां पे 20 इंटू 100, 25 आंसर है। ऑप्शन यहां पे 22 का डी होगा सही आंसर। ठीक है, दो संख्याओं का योग जो है 36 है और उनके बीच का अंतर 12 है, तो छोटी संख्या क्या होगी?
ये क्वेश्चन पूछ रहा है। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। अगर ये क्वेश्चन आए योग और अंतर दिया जाए और छोटी या बड़ी संख्या पूछे, तो आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है। अगर आपसे छोटी संख्या पूछ रहा है तो दोनों संख्याओं को घटा दीजिए, 36 माइनस 12/2। कुछ नहीं करना है, बस यहां पे 24/2, 12 दुनाई 24, आंसर हो गया 12। छोटी संख्या घटाएंगे और अगर आपसे बड़ी संख्या पूछे तो दोनों को जोड़ दीजिए, +12/2 कर दीजिए, बस। ठीक है, यहां पे बात समझ गए। चलिए, सबसे छोटी संख्या, इस तरीके का क्वेश्चन सीटेट में पूछा जाएगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, पूछा जाएगा और बहुत सरल है, सिंपल है। ऊपर की जो जो पावर दी गई है उसका एचसीएफ निकाल लीजिए। तो एचसीएफ तो तीनों में, सारी संख्याओं में कॉमन होगा। तो देखिए 50, 40, 30 और 20 का जो है, अगर एचसीएफ की हम बात करें तो मान लीजिए 10 है उसका एचसीएफ। तो उस एचसीएफ को हम जो है इस पावर से डिवाइड कर देंगे। तो कुछ नहीं, 2 की पावर 50 को तो 5 हो जाएगा, 3 की पावर 4 हो जाएगा, 4 की पावर 3 हो जाएगा और 5 की पावर 2 हो जाएगा। यही तो होगा, सीधा सीधा दिखाया है ना, कुछ भी इसमें नहीं है। अब हम इसकी पावर निकाल लेंगे तो 2 × 5 हो गया, 2 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32। तो आंसर हो गया 32। 3 तिरका 9, तिरका 27, तिरका जो है 81, 4 चौको 16, चौको 64, 5 25। तो अब देखिए आंसर क्या है। सबसे छोटी संख्या पूछ रहा था, इसमें से सबसे छोटी संख्या 5 की पावर 2 वाली थी। आंसर हो गया 5 की पावर 20। ठीक है, तो कर लेंगे इस तरीके से क्वेश्चंस को। तो यहां पर आज हमारा वीडियो यहां पे समाप्त होता है। मैथ पेडागोजी का पेपर बहुत खास था, इंपॉर्टेंट था, सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है ना। आप पेपर तैयार करते हुए चलिए, मेरे भरोसे पे। आप बाकी भी जो है वीडियोस देखा करिए, लेकिन मेरे जो थ्योरी वीडियोस हैं उसको जरूर देखा करिए। दूसरे चैनल्स में लोग जो है मांगते हैं कि कितने लोग चाहते हैं कि सर थ्योरी वीडियोस पढ़ाएं, और मैं आपको बिल्कुल सिंपल भाषा में थ्योरीज कराता हूं। तो मेरे वीडियोस को प्लीज जो है आप लोग भी शेयर किया करिए, है ना। और मैं बिल्कुल, मैं साफ साफ आप सब कह रहा हूं कि जो जिस तरीके से मैं आपको पेपर या थ्योरीज हो वो सब देता हूं, तो वो सारे एग्जाम को ध्यान में रख करके बनाए जाते हैं, ताकि आप जो है सरल भाषा में आप चीज़ों को पढ़ें और आसानी से चीज़ों को, कॉन्सेप्ट को भी समझ पाएं और आसानी से आप पेपर्स को भी सॉल्व कर पाएं, क्योंकि जिस तरीके की भाषा उन क्वेश्चंस के साथ ऑप्शन में दिया जाएगा वो सब कुछ वहां पे मिलता है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, 100 लाइक्स है, और शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार, मेरा नाम मोहित चक्रवैश है। थैंक यू।